कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जी हाँ, आजाद हिंद फौज का गीत है ये, जो पूरे शरीर में उत्साह भर देता है। बिल्कुल सत्य है ये। हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है INA, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ कुछ अपने देश के जो अपने अतीत में था उसके बारे में जानते हैं। आते हैं, लिखते चलेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, जो आजाद हिंद फौज है, ये अपने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये अंग्रेजों को मतलब कि फाइनली सोचने पर मजबूर जो है कर देती है कि यहाँ के लोग तो एक मतलब कि हो ही चुके हैं, और इसके अलावा खुद भारतीयों की भी सेना बन चुकी है, तो उनसे कहाँ तक मुकाबला किया जाए। तो अंत में जाकर के फैसला ये मतलब कि हो ही जाता है कि देश को आजाद करो। तो सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, इन सबका इतना अतुलनीय योगदान रहा। देश के बाहर रह करके इन लोगों ने देश सेवा की। देश के बाहर रहकर देश सेवा। जर्मनी भागे सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जापान से मोहन सिंह, जो कि युद्धबंदी हो गए थे, जापानियों ने मतलब कि बंधक बना लिया था, क्योंकि हम ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे थे, मित्र राष्ट्रों की ओर से। ओके, धुरी राष्ट्र को मतलब कि, और जो जापान था वो धुरी राष्ट्र में आता था, यानी कि जर्मनी और इटली और जापान का जो गुट था उसके खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, ये फ्रांस मिलकर के युद्ध कर रहे थे, और हमको जबरियन जो है ब्रिटेन की ओर से शामिल कर लिया गया था। तो हम बंदी बना लिए गए थे। बाद में समझौता हुआ और जापानियों ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी सेना बनाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आगे चल करके जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जो परमाणु हमला होता है अमेरिका के द्वारा जापान पर, उसमें जो है इसकी बड़ी बहुत बड़ी पराजय होती है, कमर टूट जाती है जापान की। और उधर जो है जर्मनी भी वो घुटने टेक देता है, क्योंकि जो एडोल्फ हिटलर है वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। इस प्रकार से आजाद हिंद फौज जो है कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मैसेज अच्छा जाता है भारतीय क्यों मतलब कि भारतीयों की ओर से। ओके, आते हैं 1943 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों की निगाहों से बचने के लिए और देश सेवा के लिए ये बाहर निकल जाते हैं और जापान चले जाते हैं। वहीं पर ये जीवन यापन भी करते हैं अपना। तो 1943 में स्थापना होती है। तो फैक्ट क्या है, टोक्यो में, ओके, टोक्यो में ये स्थापना करते हैं आजाद हिंद फौज की, जिसको INA भी कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, आगे है सेना के गठन में मोहन सिंह यानी कि कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरुआत में इन्हीं लोगों ने ही स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को तो इसका जो है बाद में सेनापतित्व सौंपा जाएगा। स्थापना में इन तीन का नाम आता है, या आप लोग आज जान लीजिए। ओके, ये तो कमान सौंपी गई थी बाद में इस सेना की, किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, तो तीन नाम लिख ले, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल ने भूमिका निभाई। इसके बाद है ये विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। ओके, मोहन सिंह के मन में आया था जब ये युद्ध बंदी थे, जापानियों के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था। तो इनके मन में आया था कि क्यों ना हम इन जापानियों से ही सहयोग मांग ले, और इनका जो मन जो मतलब कि कह रहा था वो सही साबित हुआ। उसके बाद शुरू में इस फौज में जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को ही लिया गया था, है ना। सही बात है, क्योंकि जो बंदी थे वो उन्हीं से ही शुरुआत हुई थी INA की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब किस प्रकार के सैनिकों द्वारा ये सेना बनी थी। तो वो थे युद्धबंदी,
जापानियों के। ओके, बाद में बर्मा जो कि म्यांमार कहते हो, मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी बाद में इसमें भर्ती हो गए कि चलो सेना बढ़ाई जाए। आगे चलते हैं, जापान और आगे चल करके जापान से विवाद हो जाता है कि जो INA है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इसको कौन संचालित करेगा। तो इस मुद्दे पर जो है गहमा गहमी हो गई थी जापानियों से। जापान चाह रहा था कि इसका जो है नेतृत्व मैं करूंगा, तो इस वजह से कुछ लोग फिर से बंदी बना लिए गए थे। जापान से विवाद हो जाने पर मोहन सिंह गिल जो है, यानी गिल माने निरंजन सिंह गिल, जो है गिरफ्तार कर लिए गए। ओके, ये था INA का पहला चरण, फर्स्ट फेज, जिसमें ये घटनाएं मतलब कि घटित हुई। लोग बंदी बनाए गए, सेना बनाई गई, लेकिन फिर से विवाद हुआ और लोग ये प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो तो जानते ही हो, अंग्रेजों की नजरबंदी से बचने के लिए अफगानिस्तान मॉस्को से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं और एडोल्फ हिटलर से सहयोग मांगते हैं। जर्मनी से, और बाद में जो जर्मनी है, जो एडोल्फ हिटलर है, ये सुभाष चंद्र बोस का जो यूज करेगा रूस, मतलब कि रूस के खिलाफ, तो वहां पर कुछ इनकी अनबन हो जाती है, लेकिन फिर भी जर्मनी इनका सपोर्ट करता है और पनडुब्बी के माध्यम से, सबमरीन के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी से सिंगापुर पहुंचते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो रास बिहारी बोस जो है, ये 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA का नेतृत्व सौंप देते हैं। आपको क्या लिखना है, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को INA का नेतृत्व मिलता है। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सही बात है, सभी लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, कहां दिया था आपको ये भी ध्यान रखना है, सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद जापानी सेना के साथ मिलकर INA रंगून माने बर्मा की राजधानी, ओके, अब तो यंगून है, रंगून से होते हुए 18 मार्च 1944 को 1944 को कोहिमा और इम्फाल पहुंचती है। कौन, INA, और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से मोर्चा लिया, यानी कि उसका मुकाबला किया। कॉमनवेल्थ माने एक संगठन है, ओके, जिसमें ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन देशों को शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ में। तो वो और ब्रिटिश सेना आपस में लड़ी, यहां तक कि अमेरिका भी शामिल था, क्योंकि अमेरिका भी कभी उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का। ओके, उसके बाद सेना कहां पहुंच जाती है, आप देख रहे हो, कोहिमा नागालैंड की राजधानी और मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंच जाती है, भारत की सीमा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद 1943 में 21 अक्टूबर सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। कौन, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कोहिमा और इम्फाल पहुंचने से पहले अस्थायी सरकार, ध्यान रखना है आपको, अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहां पर, सिंगापुर में। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और इस सेना को मान्यता किसने प्रदान की थी, वो है जर्मनी, जापान, कोरिया, इटली। ये वे देश हैं जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने मान्यता दे दी। तो बाहरी सपोर्ट मिला, वैश्विक सपोर्ट ना। उसके बाद मान्यता मिल जाती है। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप भी अस्थायी सरकार को दे दिए। देख रहे इधर, अस्थायी सरकार को दे दिए, कितनी बड़ी बात है। और जब ये मिल गए तो अंडमान को नाम दिया गया शहीद द्वीप, और निकोबार को नाम दिया गया स्वराज द्वीप। ये आप लिख लेंगे, बहुत आता है। अंडमान को शहीद द्वीप, निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। ओके,
उसके बाद 6 जुलाई 1944 को बोस ने रंगून रंगून माने बर्मा रेडियो से गांधी के नाम संदेश प्रसारित किया और पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि मुझे मिला। ओके, रंगून रेडियो से ये सबसे पहले राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जो मैसेज प्रसारित किया गया था संदेश, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किया था और उनसे आशीर्वाद मांगा था। उसके बाद इस सेना में कौन कौन सी ब्रिगेड बनाई गई थी? एक थी महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड बनाई गई थी। और सुभाष चंद्र बोस जो ब्रिगेड थी उसका सेनापति कौन था? शाहनवाज खां। ओके, शाहनवाज खां। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे आप लोग। 6 जुलाई 1944 को रेडियो से राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद ये अंडमान और निकोबार के जो नाम दिया गया वो भी आप लोग लिख लेंगे। कौन कौन सी ब्रिगेड बनी थी ये लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ INA का हिंदुस्तान आगमन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है बेटा। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ, दिल्ली चलो मतलब कि नारे के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ। और यहाँ पर देखिए ये पहले ही नारा मतलब कि दिया गया था सिंगापुर में, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो दिल्ली मतलब कि दिल्ली चलो का नारा एक बार फिर से गुंजायमान होता है। उसके बाद है 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने, जैसा कि सभी लोग जानते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। ये आपको याद रखना है। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया था और तभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि बलिदान के लिए तैयार रहो। ओके, उसके बाद है जर्मनी की हार, जापान पर हुए परमाणु हमले से पासा पलट गया। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, जापान की कमर टूट गई। और उधर जर्मनी में बर्लिन में, राजधानी में बर्लिन में जो एडोल्फ हिटलर हैं वो स्वयं गोली मार लेते हैं और यहीं से इस सेना को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। जापान पर हमला क्यों किया गया था? वो पर्ल हार्बर पर जो हमला किया था 1941 में, जापान ने अमेरिका के एक द्वीप पर जहां पर उनकी जल सेना रहती थी तो उसी का बदला था ये परमाणु हमला। ओके, उसके बाद है पासा पलट गया सेना। 18 अगस्त 1945 को आनन फानन में जल्दीबाजी में ताइवान के फार्मोसा द्वीप के पास विमान दुर्घटना हुई। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जापान जा रहे होते हैं तो सिंगापुर और जापान के बीच में ताइवान पड़ता है, ताइपे जिसकी राजधानी है, तो वहीं पर मतलब कि फार्मोसा द्वीप है, वहीं पर इनका जो है एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और कहा जाता है कि उसी एक्सीडेंट में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये एक रहस्य आज भी बरकरार था कि क्या वो मर गए थे कि क्या वो अभी भी मतलब कि अभी जल्दी में ही जीवित थे। तो इस पर बहुत सारे आयोग बैठाए गए हैं ना, जैसे मुखर्जी आयोग बैठाया गया था तो कहा गया है कि नहीं वो नहीं मरे थे, वो तो हिंदुस्तान चले आए थे और गुमनामी की जिंदगी में अपना जीवन बिता रहे थे। ये है। उसके बाद है विमान दुर्घटना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? ताइवान के फार्मोसा द्वीप पर, आप लिख लोगे फार्मोसा। उसके बाद है कर्नल सहगल, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नल ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, इनको पकड़ा गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। ये क्वेश्चन बनता है किन लोगों पर? कर्नल सहगल ढिल्लो शाहनवाज, ऐसे याद कर लेना। दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था और इस मुकदमे की पैरवी भारतीय पक्ष की ओर से कौन कौन कर रहा था आप जान लो। एक थे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, KN काटजू, ये लोग थे कौन? भारत में के प्रसिद्ध वकील थे
जो पैरवी कर रहे थे इनको बचाने के लिए। ये नाम आप जरूर लिखें, बहुत आता है क्वेश्चन वगैरह में। सप्रू, नेहरू, देसाई, काटजू। ओके, उसके बाद है इनको जो है सजा के रूप में मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पर जनता उतर आई, बड़े पैमाने पर विरोध होना शुरू हुआ, तो जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड बेवेल ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। कहा कि ठीक है, नहीं देंगे सजा, केवल कैद में रहेंगे। उसके बाद सिंगापुर में बात करते हैं। सिंगापुर में INA, इंडियन नेशनल आर्मी वॉर मेमोरियल स्मारक बना हुआ है, और इस पर इंडियन नेशनल आर्मी के जो 3 ध्येयवाचक शब्द लिखे थे जिनसे उत्साह बढ़ता था, वो कौन कौन से शब्द हैं? एकता, विश्वास, बलिदान। सैनिकों में एकता, भारतीयों में एकता, विश्वास के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है, ट्रस्ट के बिना। उसके बाद बलिदान के लिए तैयार रहो आप लोग। ये था इनका ध्येय वाक्य, किसका? INA का। उसके बाद इसका जो प्रयाण गीत है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, कदम कदम बढ़ाए जा, ये गीत किसने लिखा है? राम सिंह ठाकुर ने। यहाँ पर मतलब कि ठकुरी लिखा है, ये शब्द कहीं ठकुरी मिला था, लेकिन ठाकुर मान लो आप लोग। ओके, तो राम सिंह के द्वारा कदम कदम बढ़ाए जाए का ये गीत लिखा गया है। ये जरूर लिखो, गलती मिलता नहीं है, लेकिन ढूंढ लाए हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद जो INA, इंडियन नेशनल आर्मी में जो अच्छा परफॉर्मेंस करते थे उनको जो है मेडल मिलते थे। कौन कौन से मेडल थे, क्या नाम थे, उसको आप लोग जान लो। INA के तमगे माने मेडल है। एक था शेरे हिंद, जो सबसे प्रमुख था, शेरे हिंद, सरदारे जंग, वीरे हिंद, शहीदे भारत। तो इस प्रकार से आपने देखा आज इंडियन नेशनल आर्मी का एक कम शब्दों में बड़ा सा इतिहास। पूरा कोशिश किया है कि कोई भी फैक्ट रह ना जाए, और आप लोग भी फैक्ट को लिखें और नॉलेजफुल बनते रहें, क्योंकि GS असीमित है, जितना पढ़ोगे उतना कम है, कभी संतुष्ट नहीं होना है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।